आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज रीतिकाल पार्ट 3 लेकर प्रस्तुत हुई है। क्लास नंबर 19 है, 19 है। इससे पहले हमारा 18 मीन्स 18 क्लासेस आ चुकी हैं आदिकाल से रिलेटेड, जिसमें हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तक पढ़ा है। पार्ट 2 तक पढ़ लिया। अब हम रीतिकाल का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। यह आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और सेट और हिंदी की कोई सी भी परीक्षा है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हैं, हम क्लास की तरफ चलते हैं। और इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे वीडियो को और कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करेंगे। तो आज हम रीतिकाल का थोड़ा सा रिकैप लेते हुए इसकी साहित्यिक परिस्थितियों को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले रीतिकाल का रिकैप लेते हैं। हिंदी साहित्य में रीति शब्द का अर्थ संस्कृत साहित्य से बिल्कुल भिन्न है। आचार्य शुक्ल ने आचार्य वामन की रीति के कुछ अंशों का ग्रहण करते हुए रीति को केवल एक प्रकार न मानकर एक दृष्टिकोण मानना है। उनके अनुसार जिसने रीति ग्रंथ रचा हो केवल वही रीति कवि नहीं है, वरन जिसका काव्य के प्रति दृष्टिकोण रीति पद हो वह भी रीति कवि है। हिंदी साहित्य में संवत 1700 से 1900 तक का समय रीतिकाल से अभिहित है। यह काल समृद्ध और विलासिता का काल है। इस काल का नाम रखने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। शुक्ल जी को इस नामकरण का प्रेरणा जॉर्ज गियर्सन से मिली। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 7वें अध्याय को गियर्सन ने रीति काव्य कहा है। श्रृंगार की अदम्य लिप्सा इस युग की जीवन और साहित्य दोनों में स्पष्ट प्रतिबिंबित है। कला वासना पूर्ति का साधना बनी और नारी उसका आलम। स्पष्ट प्रेम क्रीड़ाओं और नायक नायिका के भेद का जो वैचित्र्यपूर्ण चित्र इस काल की कविता में मिलता है वह तत्कालीन परिस्थितियों का प्रतिबिंब है। नामकरण करता जान लेते। नामकरण विश्वबंधुओं ने अलंकृत काल किया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल नाम दिया और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल किया। आपको अच्छे से याद होना चाहिए, 1 नंबर में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है किसने क्या क्या नाम दिया। मिश्रबंधु अलंकृत काल बोलते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल जिसे हम रीतिकाल नाम से जान सकते हैं और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल नाम दे दिया और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल दिया। उनका मिश्र मिश्रा आ रहा तो श्रा से श्रृंगार काल आपका बन गया है कला काल। और रसाल में आपका भी ल रसाल काल आल रमच और आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति दिया है, रा से रीति काल और विश्वबंधु ने अलंकृत काल कर दिया है। क्या कर दिया? अलंकृत काल। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी है ये हम बच्चों जान लेते हैं। तो देखिए ज्यादा समय बर्बाद न करते सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। साहित्य अपने युगों और काल का दर्पण और प्रतिनिधि होता है। एक साहित्यकार को अपने देश के वातावरण से लेन देन चलता रहता है, वह देश काल को प्रभावित करता है और प्रभावित होता भी है। कभी कभी किसी काल विशेष कवि अपने युग को प्रभावित न करके केवल प्रभाव को ग्रहण करते हैं। उनकी कविता कोई नवीन संदेश तथा प्रेरणा नहीं देती, केवल अपने युग की यथार्थ चित्रित होती। वास्तविकता को, रियलिटी को उसकी दिखाती। जिस भी काल में जो भी कविताएं लिखी गई है वहां की यथार्थ को दिखाती है, उस वहां की वास्तविकता जो होती है, रियलिटी होती है, उसे चित्रित करती है। ऐसी कवियों की कविता केवल मनोरंजन के लिए होती है। इन कवियों की कविता का कोई जीवन दर्शन नहीं था। इस काल के साहित्यिक निर्माण की प्रक्रिया को तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों ने बहुत प्रभावित किया। ये कैसी कैसी परिस्थितियां थी तो जान लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं राजनीतिक परिस्थितियां। राजनीतिक पॉलिटिकल परिस्थितियां कैसी हैं वो जान लेते हैं। राजनीतिक दृष्टि से यह 2 साल का समय है जिसमें शाहजहां जो मुगल काल के बादशाह हैं, शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनवा दिया, तो की उत्कृष्ट कला प्रियता का युग भी है। और औरंगजेब का धार्मिक कट्टरता, नादिर और अहमद शाह अब्दाली की कत्ले आम और नृशंसता की घटनाएं भी इसी काल में घटित हुई। शाहजहां साहित्यिक प्रेमी थे तथा फारसी, संस्कृत और हिंदी के कवियों का संरक्षण प्रदान करता था। पंडित जगन्नाथ, आचार्य सरस्वती आदि कवि उनके दरबार में संबंध थे। प्रमुख रीतिकालीन कवि चिंतामणि उसके कृपा पात्र शाहजहां के। औरंगजेब ने लगभग आधी शताब्दी तक शासन किया। उसका साम्राज्य धार्मिक कट्टरता, अत्याचार एवं न्याय का शासनकाल था। कैसा था शासनकाल? साम्राज्य धार्मिक कट्टरता, अत्याचार और न्याय का शासनकाल था। औरंगजेब के बाद के शासक आक्रामक
आड़े अयोग्य और विलासिता में डूबे थे। ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों ने अंग्रेजों को भारत में अपनी जड़ें के लिए प्रेरित कर लिया और अंग्रेज यहाँ पर आ जाते हैं। अंग्रेजों की कूटनीति चालों और कुचालों का जाल भी इसी युग में पनपा। छोटे छोटे राज्य, रजवाड़े और सरदार सामंतों का इस विपत्ति में अंग्रेज शासकों की अधीनता स्वीकार कर आंख मूंद कर दरबारी विलासिता से मस्त जीवन व्यतीत करने की कहानी भी इसी काल में मिली है। इस काल के कवि इन विलासी रजवाड़ों के दरबारों में रहकर आश्रय दाता को विलासिता में सुरा के प्याले पिला रहे थे। राजमहलों में नाच रंग तथा मदिरा पान का ही बोलबाला था। सुरा सुराई और सुंदरी के राज्य में विलासी जीवन में उत्पन्न कविता श्रृंगारिक कविता बन गई है। कैसी कविता बन गई है? श्रृंगारिक कविता बन गई है। और इसी तरह से दूसरी परिस्थिति आके आती है निकल के, सामाजिक परिस्थिति। यहाँ की सामाजिक परिस्थिति, सोशल वाली परिस्थितियां आती वो जान लेते हैं। सामाजिक दृष्टि से काला घोर अधः पतन का युग है। काल घोर अधः पतन का युग है। यह सामंतवादी युग था, जो सामंतवाद के अपने सभी दोषों से युक्त था। अपने से नीचे वालों को ये सामंतवादी मात अपनी संपत्ति मानते थे, जिनका अस्तित्व केवल उनके लिए, उनकी सेवा के लिए ही था। नारी को अपनी संपत्ति मानकर उसका भोग उनके जीवन का मूल मंत्र हो गया था, क्योंकि वो नारी को सिर्फ अपनी संपत्ति मानते हुए उसको भोग करना ही जानते थे। किसी कन्या का अपहरण कर लेते, किडनैप कर लेते थे, अभिजात वर्ग के लोगों के लिए साधारण बात थी। कदाचित इसलिए अल्पायु में लड़कियों का विवाह अधिक प्रचलित हो गया कि हर कोई अपनी लड़कियों का विवाह जल्दी करने लगा, कहीं इसका अपहरण ना हो जाए, इसका विवाह हो जाना चाहिए। सुरा और सुंदरी राजा और प्रजा का उपास्य विषय हो गए थे। नैतिक मूल्य के पूर्णता अभाव था। चिकित्सा, शिक्षा और संपत्ति रक्षा का कोई प्रबंध न था। धर्म स्थान भ्रष्टाचार और पापाचार के केंद्र बन गए थे। हिंदू अपने आराध्य राम कृष्ण का अतिशय श्रृंगार ही नहीं करते, बल्कि उनकी लीलाओं में अपनी विलासी जीवन की संगति खोजने लगे। रूढ़िवादिता के अत्यधिक बढ़ जाने से मुसलमान जीवन की वास्तविकता से दूर पड़ गए, जिनकी रियलिटी से दूर होने लगे। मुसलमान लोग कर्म और आचार का स्थान अंधविश्वास भी ने ले लिया। कैसे यहाँ पर अंधविश्वास का बोलबाला ज्यादा होने लगा। और धार्मिक सांस्कृतिक परिस्थितियां देख लेते। संतों और सूफियों के उपदेशों के कारण हिंदू और इस्लाम में संस्कृतियां निकट आई। भक्ति काल में काव्य की जो चार धाराएं प्रारंभ हुई थी, वे किसी न किसी रूप में सुख में भी वर्तमान में थी, किंतु अनन्य निष्ठा, स्वाद, सुखाय काव्य रचना के संकल्प, राजकीय वैभव की उपेक्षा और लोक मंगल की भावना धीरे धीरे समाप्त होती रही। रीतिकाल के लगभग सभी कवियों में प्रेम वर्णन में सम्मान के साथ राधा कृष्ण का नाम लिया, किंतु श्रृंगार का अतिरंजक वर्णन है। यहाँ पर श्रृंगार को ज्यादा महत्व दिया गया है। अब इसी तरह से यहाँ पर बताया गया साहित्य और कलाकार की दृष्टि यह युग काफी समृद्ध रहा। ललित कलाओं के बीच चित्रकला, स्थापत्य और संगीत कला का पोषण राजमहल में हुआ। संगीत शास्त्र पर कुछ प्रमाणिक ग्रंथ लिखे गए। अलंकार प्रिय प्रवासी राजा और बादशाह को अभिरुचि से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण तथा कल्पना परक वैविध्य की न्यूनता के कारण कलाएं कला की सीमाओं से दूर पड़ रही। तो हमने यहाँ पर सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों को जान लिया है। अब हम जानते हैं कुछ रीतिकाल की प्रवृत्तियां कैसी थी, विशेषताएं, जिसे हम क्या बोलेंगे, विशेषताएं। तो हम प्रवृत्तियां और विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं बच्चों। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। रीतिकाल में रचित काव्यों की विषय वस्तु श्रृंगार वर्णन, आश्रयदाता, राजाओं की प्रशंसा, प्रशस्ति गान तथा अलंकार निरूपण आदि है, क्योंकि अलंकार आश्रयदाताओं पर आधारित है। प्रशंसा, क्योंकि राजा जिसके भी आश्रय में, राजा के भी रह रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसका गान है। और अलंकारों से भरी हुई ये कविताएं होती थी। इस काव्य की रचना सामंती छत्र छाया में हुई थी, इसलिए इसमें सभी विशेषताएं पाई जाती जो एक दरबारी काव्य में पाई जाती हैं। रीतिकाल का कवि जनता का कवि न होकर राज दरबार का कवि होता था। वो जनता के बारे में नहीं लिखता था, सिर्फ राज दरबार के बारे में, राजा के बारे में लिखा करता था। अतः उनके काव्य में अलंकार की प्रधानता, चमत्कार, प्रदर्शन की प्रवृत्ति एवं श्रृंगारिकता का सहज फुट आना स्वाभाविक ही था। उनका संपूर्ण काव्य नारी के चारों ओर केंद्रित था, सिर्फ नारी के बारे में ही लिख रहे थे। जो भी वर्णन कर रहे थे उसमें नारी का होना जरूरी ही था। उसमें रसिकता की प्रधानता थी। इन्हीं विषय पर इस काल के कविगण सरस और रोचक ढंग से लगभग 200 साल तक कविताओं की रचना करते रहे। रीतिकाल का काव्य विशुद्ध कलात्मक काव्य है। दूसरे शब्दों में यह बैठकी का काव्य है, महफिलों और गोष्ठियों का काव्य कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में यह बैठकी का काव्य, लोग बैठ
बैठक करके मनोरंजन करने के लिए काव्य होगा, महफिलों और गोष्ठियों का काव्य हो जाएगा, महफिल जमने का काव्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर श्रृंगारिकता को महत्व दिया जा रहा है। विषय वस्तु की दृष्टि रखते हुए रीतिकाल की कुछ प्रमुख प्रमुख प्रवृत्तियां यहाँ पर लिखी गई हैं, जो देख लेते हैं। सबसे पहले आया था श्रृंगारिकता। इस काल में श्रृंगारिकता देखने को मिलती है। इस काल के कवियों ने अपने अपने आश्रयदाताओं की श्रृंगारिकता प्रवृत्तियों को बड़े ही मनभाव तरीके से वर्णित किया है। संयोग संयोग हो चाहे वियोग हो, दर्शन, श्रवण, प्रलाप, कैसा भी हो आदि श्रृंगार को एक से बढ़कर एक नयन विराम बिंब मूलक अनूठे कथनों का उल्लेख किया है। नीतिकालीन कवियों का श्रृंगार वर्णन वासना जन्य है। उनकी श्रृंगारिकता अभिव्यक्ति उच्च कोटि की नहीं। देखा जाए तो श्रृंगार की उच्चता उनका उद्देश्य नहीं थी, उनका लक्ष्य मादकता और भोग रस की सृष्टि, आश्रयदाता को अपने श्रृंगारों को प्रसन्न करके अत्यधिक लाभ कमाना है। बिहारी ने लिखा है, बिहारी लिखते हैं, जो बिहारी कवि हैं वो लिख रहे हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धुरी लुकाए, सोह करे बोहन हंसे दैन कहे नटी जाए। श्रृंगार का कुछ ऐसा वर्णन जहां नायिका होली के त्योहार पर होली खेलने के बहाने मनमानी तक करती है। फाग के भीतर अभिरन में गई गोविल ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन का पदमाकर ऊपर नई अबीर की झोली, छीन पितंबर कमरते सुविदा दाई मीड़ो को कपूलंग गोरी, नैन नचाई कहीं मुस्काई लल्ला फिरी आई खेलन होरी। यहाँ पर पद्माकर जो कवि हैं उन्होंने फाग के होली का बहुत अच्छे से वर्णन किया, किस तरह से यहाँ पर होली खेलते समय जो भाभीियों के साथ देवर खेल रहे हैं या लड़कियों के साथ लड़के खेल रहे हैं उसका बहुत अच्छे से यहाँ पर वर्णन किया। एक पति अपनी पत्नी के साथ होली खेल रहा है तो उस सब का वर्णन किस तरह से यहाँ पर करते हैं, यहाँ देखने को मिलता है। श्रृंगारिकता यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसी तरह से दूसरी आपकी जो विशेषता निकल के आती है, प्रवृत्ति निकल के आती है, वो है वीर प्रशस्ति काव्य। तो रीतिकालीन समृद्ध तथा शांति का काल था, परंतु औरंगजेब के कट्टर विरोधियों ने हिंदू धर्मावलंबियों की नाराज कर दिया था, उन्हें नाराज कर दिया था, उन्हें एक साथ एक साथ आने का विवश कर दिया। उसके धार्मिक असहिष्णुता संबंधी काव्य में हिंदुओं के एकजुट कर दिया। समग्र हिंदू धर्मावली जागृत हो उठे। राजस्थान में महाराज राज्य सिंह, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह, दक्षिण में शिवाजी, जसवंत सिंह, राम सिंह सेनापति, दुर्गादास, मध्य प्रदेश में छत्र साल, जाट, नरेश, सूरजमल आदि राजाओं ने औरंगजेब के विरुद्ध तलवार खींच ली। औरंगजेब की चुनौती को स्वीकार करने लगे। रीतिकाल के समग्र राजनीति अपनी ओजस्वी और वीर रस से ओतप्रोत कविता से अपने अपने आश्रयदाताओं की धमनियों में रक्त संचरित करने लगे, उनके प्राणों में नई चेतना जागृत करने लगे। रीतिकाल के कवियों में जातीयता और राष्ट्रीयता का स्वर मुखर हुआ है। अब यहाँ पर प्रश्न 3 और जो विशेषता निकल के आती है वो आश्रयदाताओं की प्रशंसा निकल के आती है। रीतिकाल के अधिकतर कवि विभिन्न राजदरबारी के आश्रय में रहते थे। बिहारी, देव, भूषण, केशव, मतीराम आदि कवि राजदरबारी से वृत्ति प्राप्त करते तथा यह स्वाभाविक था कि वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचना करते। देव ने अपने आश्रयदाता भवानी सिंह के लिए भवानी विलास तथा कुशल सिंह के लिए कुशल विलास की रचना की थी। वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा में शिवराज भूषण, शिवबावनी तथा छत्रसाल बुंदेला की प्रशंसा में छत्रसाल शतक की रचना की। इस काल के वीर रस के कवियों में भूषण, सूदन लाल कवि तथा पद्माकर नाम विशेष रूप से लिया जा सकता। सब कवियों में वीर रस की रचनाएं की हैं। अब नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण है ये देखने को मिलता है। यहाँ पर बताया गया कि नारी के विभिन्न अंगों को स्थूल और मांसाल चित्र अंकित करते हुए उन्होंने काव्य रसिकों को उसके मनमोहक स्वरूप से ही परिचित करवाए। उनके समक्ष नारी का एक ही रूप था, विलासिनी प्रेमिका। नारी के भोग विलास का उपकरण मात्र समझते थे। वे उसके अन्य रूपों गृहिणी, माता, भागिनी देवी आदि का चित्रण नहीं किया है, सिर्फ भोग के रूप का चित्रण किया है। नारी के प्रति उनका संकोचित दृष्टिकोण तत्कालीन दरबारी वातावरण एवं परिवेश से अनुप्रेरित था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकालीन नारी भावना के संबंध में अपने विचार करते हुए कहा, यहाँ नारी की कोई व्यक्ति या समाज से संगठन कोई इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन में यथासंभव मुक्त विलास का एकमात्र प्रकरण समझा जाए। सिर्फ विलास की भोग की एक वस्तु नारी को यहाँ पर समझा गया, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर
ब्रज भाषा की प्राधान्य है, या ब्रज भाषा को प्राधान्य है। भक्ति काल में जो ब्रज भाषा कृष्ण काव्य तक सीमित रही, वही रीतिकाल में आकर पूर्णतः काव्य भाषा के रूप में प्रचलित हो गई। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने ब्रज भाषा के सुसंस्कृत रूप से प्रदर्शन किया। इस काल में संस्कारित व्याकरण सम्मता परिमार्जित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। रीतिकाल के कवियों ने सृजन प्रतिभा से ब्रज भाषा का अपूर्व सेवा की। इन कवियों ने ब्रज भाषा को लालित्य और सौंदर्य से भर दिया। इस काल में केवल ब्रज क्षेत्र के कवियों ने ही नहीं, अपितु संपूर्ण हिंदी क्षेत्र के कवियों ने ब्रज भाषा में ही काव्य रचा है। छठे नंबर पे आती है अलंकारिकता। अलंकारिकता देखने को मिलती है। रीतिकाल वैभव प्रदर्शन, रसिकता प्रदर्शन, चमत्कार प्रिय तथा उन्मुक्त भाव से जीवन को भोगने का काल था। उच्च वर्ग हो या मध्यम वर्ग या फिर निम्न वर्ग, सभी को प्रदर्शन प्रिय जीवन पसंद था। चमत्कार मानव जीवन का हिस्सा बन गया था। भोग वासना के प्रति बहुत सजग रहे थे। रीतिकाल काव्य की भाषा में भी चमक दमक विद्यमान रहती। इस युग के कवियों का काव्यशास्त्र ज्ञान और होना तथा उससे प्रदर्शित करना बेहद पसंद था। दरबारी संस्कृत से जुड़ने के कारण इस विशेषता का होना स्वाभाविकता। अलंकार आदि का प्रयोग किए बगैर कविता को कविता नहीं मानते थे। आचार्य कवि केशव का अभिमत है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिनु न विराज्यई कविता बनिता मित। स्पष्ट है कि रीतिकालीन कवि केशव तो कविता के स्त्रियों की तरह अलंकृत अवस्था में देखने के पक्षपाती हैं। रीतिकाल की भाषा सहज नहीं, कठिन और बोझिल है। ये अलग बात है कि कुछ कवियों की कविताओं में सरसता अवश्य, इस काल के कवियों की कविताओं में रसिकता, वक्रोक्ति, अप्रस्तुत विधान तथा रूप सादृश्य मूल की अधिकता है। तो हमने देखा रीतिकाल का पार्ट 3 में आप लोगों ने जाना इनकी जो विशेषताएं हैं वो जानने की कोशिश की है। क्या क्या विशेषता है? अलंकारिकता है, ब्रज भाषा का प्रधान, नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण है, आश्रित देवताओं की प्रशंसा है, और वीर सशस्ती काव्य, ये सारी हमने, और श्रृंगारिकता, इस सारी प्रवृत्तियां और विशेषताएं देख ली। और हमने सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सांस्कृतिक परिस्थितियों को भी देखा। ये सारी चीजें हमने जानी है बच्चों रीतिकाल पार्ट 3 में। इसी तरह से रीतिकाल की सारी चीजें मोस्टली हम पढ़ चुके हैं। आप लोगों को पता चल गया, हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 रीतिकाल का कर लिया। इसी तरह से हम अन्य क्लासेस भी लेकर प्रस्तुत होंगे। आपको आशा है कि क्लास पसंद आई होगी, इसलिए अगली क्लास में मिलेंगे अगला टॉपिक लेकर। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस रहे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहे। जय हिंद, जय भारत, और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।